एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग के बारे में। स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग को समझने के लिए हम एक एग्जांपल के थ्रू चलेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि क्या होती है आपकी स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं तो आपने लास्ट पढ़ा था इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, जहां पर हमने देखा था कि किसी भी एनएमआर में आपके जो नंबर ऑफ सिग्नल्स हैं वो डिपेंड करते हैं आपके सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स पर। जितने भी इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं उनके लिए एक सिंगल सिग्नल आता है, और अगर आपके डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन है उनके लिए आपका अलग सिग्नल आता है। तो एग्जांपल के थ्रू समझेंगे ये सब। तो हम अगर कंसीडर करें आपका एक एग्जांपल 1,1,2 ट्राइब्रोमोइथेन, हाँ जी 1,1,2 ट्राइब्रोमोइथेन। तो हमारे पास क्या होता है 1,1,2 ट्राइब्रोमोइथेन, हाँ जी इथेन दैट मीन्स 2 कार्बन, एक कार्बन के साथ 2 ब्रोमीन अटैच है और एक कार्बन के साथ 1 ब्रोमीन और 2 प्रोटॉन अटैच है। दैट मीन्स मैं इन्हें कह सकती हूँ ये आपका टर्शियरी प्रोटॉन है और ये आपका सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी प्रोटॉन्स में इनको कंसीडर कर सकती हूँ। हाँ जी, तो ये आपके, तो अगर मैं देखूं यहाँ पर तो सिंपली मुझे देखने से ही समझ आ रहा है कि यहाँ पर टोटल क्या है, हमारे पास 2 सिग्नल्स हैं। यहाँ पर अगर मैं इन तीनों प्रोटॉन्स को ऑब्जर्व करूं तो ये दोनों प्रोटॉन्स का एनवायरनमेंट सेम है, मैग्नेटिक एनवायरनमेंट, केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, जिसकी वजह से ये क्या है इक्विवेलेंट प्रोटॉन है और ये आपका क्या है नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है। तो टोटल हमारे पास 2 सेट हैं। एक तो इसको हम ए कंसीडर कर लेते हैं, इसे हम बी कंसीडर कर लेते हैं। तो दैट मीन्स हमारे पास अगर हम सिग्नल्स को देखें तो हमारे पास टोटल 2 सिग्नल्स आने चाहिए, 2 सिग्नल्स आने चाहिए। उनमें से अगर मैं बात करूं तो ये जो प्रोटॉन है आपका ए प्रोटॉन जो है आपका, ये 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के साथ अटैच्ड है। इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, दैट मीन्स आपका प्रोटॉन एब्सॉर्ब होगा डी शील्डेड रीजन में। तो यहाँ पर जो ये सिंगल प्रोटॉन है इसकी वजह से जो सिग्नल आएगा वो कहाँ आएगा, डी शील्डेड रीजन में आएगा। और वहीं पर अगर मैं बात करूं आपके इन प्रोटॉन्स की यानी कि सेकेंडरी प्रोटॉन्स की, यहाँ पर आपका 1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, जिसकी वजह से आपका इस प्रोटॉन की कंपैरिजन में ये सिग्नल्स कहाँ पर आएंगे, क्योंकि मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, दैट मींस ये कहाँ आएंगे शील्डेड रीजन में आएंगे। और यहाँ पर ये आपका एक सिंगल प्रोटॉन की वजह से सिग्नल है और ये आपका 2 प्रोटॉन्स की वजह से सिग्नल है। इसी वजह से यहाँ पर इंटेंसिटीज में भी डिफरेंस होगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये 2 पीक्स आ जानी चाहिए, ये 2 प्रोटॉन्स की वजह से जो आपके सेकेंडरी प्रोटॉन है और ये आपका टर्शियरी प्रोटॉन की वजह से सिग्नल आना चाहिए। बट एक्चुअल में क्या होता है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ ऐसा कि हमारे पास 2 सिग्नल्स आने चाहिए। इक्विवेलेंट प्रोटॉन हमें पता है, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हमें पता है, शील्डेड डी शील्डेड रीजन हमें सब पता था, तो हमने ये ऑब्जर्व करके देखा, हमारी कैलकुलेशन हमें ये कहती है। बट क्या होता है कि जब आपके इस सिग्नल्स को, दैट मींस आपके एनएमआर स्पेक्ट्रा को जब हाई रेजोल्यूशन में ऑब्जर्व किया जाता है तो आपके सिग्नल्स कुछ इस तरह से नजर नहीं आते। इनफैक्ट ये सिग्नल्स आपके फर्दर स्प्लिटेड वर्जन में नजर आते हैं। किस तरह से, आपको ये सिग्नल्स कुछ इस तरह से नजर आएंगे कि आपको जो ये सिंगल सिग्नल यहाँ पर नजर आ रहा है इसकी जगह आपको यहाँ पर 3 पीक्स नजर आएंगे। दैट मीन्स इस डी शील्डेड रीजन में जो एक हाइड्रोजन की वजह से था वहां पर 3 पीक्स नजर आएंगी, और ये जो आपका 2 प्रोटॉन्स की वजह से एक सिग्नल था वहां पर आपको 2 पीक्स नजर आएंगे। तो आपको कुछ इस तरह से अपना स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व होता है, आपको अपने सिग्नल्स कुछ इस तरह से मिलते हैं। दैट मीन्स आपके जो सिग्नल हैं जो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स की वजह से एक सिंगल सिग्नल आने चाहिए थे वो फर्दर स्प्लिट होते हैं। वो क्या होते हैं, फर्दर स्प्लिट होते हैं, और उसी स्प्लिट को हम क्या बोलते हैं, स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आपके जो ये सिग्नल्स हैं वो स्प्लिट क्यों होते हैं। स्प्लिट क्यों होते हैं, दैट मीन्स कि वो ये स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग है क्या, ये किस तरह से हुई, इसका रीजन बेसिकली। उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग हो रही है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितने सिग्नल्स आएंगे, क्योंकि हमने 1 एक्सपेक्ट किया था 3 आ गए, हमने 1 एक्सपेक्ट किया था 2 आ गए, तो कितने सिग्नल्स हैं, क्या ये फिक्स होते हैं सिग्नल्स, अगर फिक्स होते हैं तो किस तरह से पता चलेगा कि आपके सिग्नल्स कितने आएंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग है क्या, या फिर ये जो आपके सिग्नल्स हैं स्प्लिट क्यों होते हैं। तो ये जो स्प्लिटिंग होती है ये होती है आपके नेबरिंग प्रोटॉन्स की वजह से। किसकी वजह से, नेबरिंग प्रोटॉन्स की वजह से। होता क्या है कि जो आपका प्रोटॉन होता है वो इन्फ्लुएंस होता है अपने नेबरिंग प्रोटॉन की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से।
आपको पता है कि हर एक प्रोटॉन क्या है, एक मैग्नेट। तो अगर मैं इसकी बात करूं ये भी एक मैग्नेट है, इसकी बात करूं ये भी एक मैग्नेट है, और हम इन्हीं मैग्नेट्स को कहाँ रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में रखते हैं। दैट मीन्स हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, और वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब प्रोटॉन तक पहुंच जाती है तो जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड आपके प्रोटॉन्स तक पहुंचती है वही डिसाइड करती है कि आपकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू क्या होगी। हाँ जी, तो अगर मैं यहाँ पर कंसीडर करके चलूं ये प्रोटॉन्स को, यानी कि आपके सेकेंडरी प्रोटॉन्स को, तो जो आपके सेकेंडरी प्रोटॉन्स हैं जब इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो इनकी जो इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ है वो इन्फ्लुएंस होगी इसके नेबरिंग प्रोटॉन से। अब जब किसी भी प्रोटॉन को मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में रखा जाता है तो होता क्या है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में या तो आपके प्रोटॉन्स उसकी डायरेक्शन में आ जाते हैं या फिर उसकी डायरेक्शन को क्या करते हैं, ओपोज करते हैं। प्रोटॉन्स पीएमआर में हमने यही पढ़ा है कि आपके दो स्पिन स्टेट्स हैं, या तो वो उसकी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा या फिर उसको ओपोज करेगा, जिसकी वजह से आपकी दो स्पिन स्टेट्स जनरेट होती हैं। हाँ जी, तो जब ये आपके मॉलिक्यूल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो जो ये नेबरिंग प्रोटॉन होगा, ये नेबरिंग प्रोटॉन आपका क्या हो सकता है, ये नेबरिंग प्रोटॉन आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में भी जा सकता है और इस डायरेक्शन को ओपोज भी कर सकता है। हमने क्या किया, हमने रखा इसको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, हो सकता है ये HA दैट मींस ये जो टर्शरी प्रोटॉन है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो अलाइन, या फिर उसकी डायरेक्शन को क्या करें, ओपोज करें, यानी कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ आपका जो नेबरिंग प्रोटॉन है वो उसकी डायरेक्शन में भी अलाइन हो सकता है और उसको ओपोज भी कर सकता है। और किसी भी, अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करूं तो वहां पर आप जब सैंपल लोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो अगर मैं कंसीडर करूं वहां पर 1000 मॉलिक्यूल हैं, तो वहां पर अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो हो सकता है 50% आपके अलाइन हो डायरेक्शन में विद द मैग्नेटिक फील्ड, और हो सकता है 50% कहां अलाइन हो, अपोजिट द फील्ड। दैट मींस ऑलमोस्ट कुछ ऐसी रेशियो रहेगी। ठीक है, तो क्या हो सकता है, क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट होगा इस प्रोटॉन पर नेबरिंग प्रोटॉन की डायरेक्शन में होने का या फिर नेबरिंग प्रोटॉन की मैग्नेटिक फील्ड का अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को ओपोज करने का क्या इफेक्ट पड़ता है। हमने कहा इन्फ्लुएंस करता है, तो किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है। अब मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, हमारा जो सिग्नल है वो किस पर डिपेंड करता है, इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड पर, यानी कि इस तक कितनी पहुंच रही है उस पर, उसी पर तो डिसाइड होता है ना कि आपका शील्डिंग रीजन होगा या डी शील्डिंग रीजन होगा। ठीक है, यही सब चीजें हमने देखी हैं। हाँ जी, तो अगर आपका अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और नेबरिंग प्रोटॉन का जो स्पिन स्टेट है वो सेम डायरेक्शन में है, यानी कि जो नेबरिंग प्रोटॉन है उसने भी खुद को आपकी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइन किया है, तो आपका इफेक्टिव, यानी कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड पहुंचेगा जिसे हम इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, या फिर यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड पहुंचेगा जिसे हम इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, वो इन दोनों की एडिशन की वजह से पहुंचेगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है। दैट मींस आपका जो सिग्नल है वो लो फील्ड पर, यानी कि डी शील्डेड रीजन में आपको मिलेगा, यानी कि इन दो प्रोटॉन्स की वजह से हमने ये सिग्नल एक्सपेक्ट किया था, बट इस नेबरिंग प्रोटॉन की वजह से ये कहां शिफ्ट हो गया, अपने से थोड़ा सा लो फील्ड वैल्यू पर। कहां शिफ्ट हो गया, लो फील्ड वैल्यू पर। तो ये केस तो तब हुआ, हाँ जी, आपको समझ आया होगा कि ये कहां जाएगा, लो फील्ड वैल्यू पर जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने जितना अप्लाई किया उससे ज्यादा वहां पहुंचा है, किसकी वजह से, नेबरिंग प्रोटॉन की वजह से, क्योंकि वो उसकी इन्फ्लुएंस में आया। हाँ जी, दूसरा केस क्या है, हो सकता है कि आपका जो नेबरिंग प्रोटॉन है वो क्या करे, ओपोज करे। नेबरिंग प्रोटॉन क्या करे, ओपोज कर रहा है, तो अगर नेबरिंग प्रोटॉन ओपोज करेगा तो जो यहाँ पर इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड पहुंचेगा वो क्या होगा, कम होगा, यानी कि अब आपको ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो अब्जॉर्प्शन हो, आप चाहते हो रेजोनेंस हो इस पर्टिकुलर प्रोटॉन का, तो आप क्या करो, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करो। तो जब आप ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे दैट मींस आपका प्रोटॉन कहां शिफ्ट होगा, आपका प्रोटॉन कहां एब्जॉर्ब होगा, हाई फील्ड रीजन में, यानी कि ये कहां चला जाएगा, शील्डेड रीजन में। तो दैट मींस हमारा प्रोटॉन जो है जो एब्जॉर्ब होगा वो हो सकता है शील्डेड रीजन में जाए, हो सकता है डिशील्डेड रीजन में जाए। हमें पता है दोनों की ही प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो दोनों की ही प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो दैट मींस कि आपका सिग्नल
एक नजर ना करके जिस तरह आप उम्मीद कर रहे थे उसका सिग्नल उससे डिशील्डेड रीजन में भी मिलता है हमें और उससे शील्डेड रीजन में भी, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास इतने हैं, हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हाई होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं एक सैंपल के अंदर, तो इसी वजह से हमें एक सिग्नल नहीं मिलता, हमें दो सिग्नल्स मिल रहे हैं यहाँ पर। किसकी वजह से? इस नेबरिंग प्रोटॉन की वजह से। और यहाँ पर नेबरिंग प्रोटॉन कितने थे? सिर्फ एक नेबरिंग प्रोटॉन था। और क्योंकि यहाँ पर आपके नेबरिंग प्रोटॉन के जो प्रोबेबिलिटी है विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होने की और अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होने की सेम है, इसीलिए आपके जो सिग्नल्स हैं उनकी इंटेंसिटी हमें इक्वल मिलती है, जो कि 1:1 है। यानी जितने चांसेस उसके अलोंग द फील्ड होने के हैं उतने ही चांसेस उसके ऑपोजिट द फील्ड होने के हैं। तो ये तो था कि सेकेंडरी प्रोटॉन्स की वजह से हमें दो सिग्नल्स क्यों मिले हैं, और वो आपके जो दो सिग्नल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेम इंटेंसिटी के होते हैं, उनकी रेशियो क्या रहती है? 1:1 रहती है। और वही मैंने आपको ड्रॉ करके दिया था कि यहाँ पर हमने जो दो सिग्नल्स बनाए थे दोनों की रेशियो क्या है? सेम है। अब हम डिस्कस करते हैं आपके दूसरे प्रोटॉन्स को, यानी कि आपके जो सिंगल प्रोटॉन की वजह से है। हाँ जी, दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं एक बार इसको थोड़ी क्लैरिटी के लिए। आपको ये सब सेकेंडरी प्रोटॉन्स के लिए समझ आया होगा। अब हमें एक सिंगल प्रोटॉन जो कि है आपका टर्शियरी प्रोटॉन, उसको देखना है। सेम इसी तरह से हमें उसे कंसीडर करना है। हाँ जी, ये है आपके पास मॉलिक्यूल। तो अब हमें ऑब्जर्व करना है इसको, और नेबरिंग प्रोटॉन है इस बार हमारे पास दो। कौन कौन से? एक ये, दोनों इक्विवेलेंट हैं और इसका नेबरिंग प्रोटॉन है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? जब आपके मॉलिक्यूल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो आपके नेबरिंग प्रोटॉन हो सकता है दोनों ही प्रोटॉन अलोंग द फील्ड जाएं। तो अगर ये आपका अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, हो सकता है आपके दोनों प्रोटॉन्स क्या हो? अलोंग द फील्ड जाएं। हो सकता है, चांसेस हैं इसके भी। इसके अलावा किस किस चांसेस की प्रोबेबिलिटी है? हो सकता है दोनों सेम डायरेक्शन में जाएं। हो सकता है जो पहले वाला प्रोटॉन है वो अलोंग द फील्ड हो और जो दूसरे वाला प्रोटॉन है वो अपोज करे फील्ड को। दोनों क्या करे? अपोज करे, एक विद द फील्ड हो और दूसरा क्या करे? अपोज करे। तीसरी प्रोबेबिलिटी क्या है कि पहले वाला अपोज कर ले और दूसरे वाला अलोंग द फील्ड चला जाए। कि पहले वाले की जो स्पिन है, हो सकता है दोनों की स्पिन सेम डायरेक्शन में हो सकता है दोनों की स्पिन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। एक तो पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है पहले वाला विद द डायरेक्शन हो, दूसरे वाला अपोज करे, या फिर हो सकता है पहले वाला अपोज करे, दूसरे वाला विद द अप्लाइड फील्ड हो। और लास्ट हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है कि हो सकता है हमारे दोनों ही प्रोटॉन क्या करें? अपोज करें। दोनों ही प्रोटॉन्स क्या करें? अपोज करें। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ये दोनों जो है हमारी, ये दोनों इक्विवेलेंट कंडीशन है। कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है, हमने देखा कि क्या क्या चांसेस बन सकते हैं। तो हमारे पास चांसेस थे कि दोनों सेम, अगर कोई भी दो सब्सटेंसेस हैं, आपके दो प्रोटॉन्स हैं, हो सकता है दोनों सेम डायरेक्शन में चले जाएं। हो सकता है पहले वाला सेम डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरे वाला अपोज कर रहा है। हो सकता है पहले वाला अपोज कर रहा है, दूसरे वाला सेम डायरेक्शन में जा रहा है। हो सकता है दोनों ही अपोज कर रहे हूँ। तो हमने क्या किया? हमने ये सारे चांसेस लिखे कि हमने देखा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो टोटल हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज आई? 3 पॉसिबिलिटीज आई। तो अगर आपके दोनों प्रोटॉन सेम डायरेक्शन में होंगे तो वहां पर आपका जो इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होगा? इन दोनों के एडिशन की वजह से आएगा, यानी कि अप्लाइड फील्ड प्लस नेबरिंग प्रोटॉन्स का। इस बार प्रोटॉन नहीं है, प्रोटॉन्स है, नेबरिंग प्रोटॉन्स का। तो ऐसे केस में क्या होगा? आपका प्रोटॉन जो है वो डीशील्डेड रीजन में चला जाएगा, क्योंकि वो आपका इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा और आपका सिग्नल लो फील्ड पर ही सिग्नल आएगा। दैट मींस डीशील्डेड रीजन में आएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा? आपका जो प्रोटॉन है वो डीशील्डेड रीजन में एब्सॉर्ब होगा। लास्ट वाली पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर अपोज करेंगे तो सिंपली कहां चला जाएगा? डीशील्डेड रीजन में चला जाएगा। और अगर मैं बात करूं कि एक अपोज कर रहा है, यानी कि एक तो इसकी फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, दूसरा डिक्रीज कर रहा है, दैट मींस वो कैंसिल आउट कर रहे हैं ना। तो दैट मींस ये उसी पर्टिकुलर वैल्यू पर आएगा जिस पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, यानी कि आपके इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं आया नेबरिंग प्रोटॉन्स की वजह से। और ऐसी पॉसिबिलिटीज कितनी हैं? इन दोनों के कंपैरिजन में डबल है। इन दोनों के कंपैरिजन में क्या है? डबल है, क्योंकि उनके चांसेस क्या हो जाएंगे? क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज डबल हैं
इसी वजह से इसका जो रेशो रहेगा वो क्या रहेगा 1:2:1। तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज की वजह से, टोटल 4 पॉसिबिलिटीज थी जिसमें से 2 इक्विवेलेंट थी, तो इस वजह से हमारे पास टोटल 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, 3 कंडीशन बनती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है सिग्नल्स क्या आते हैं 3, एक पर्टिकुलर वैल्यू पर, एक डीशिल्डेड रीजन में और एक शील्डेड रीजन में। तो ये रीजन है कि ये क्या हो जाते हैं स्प्लिट हो जाते हैं। तो हमने देखा कि और ये जो आपकी नेबरिंग प्रोटॉन्स की वजह से जो स्प्लिटिंग होती है उसी को हम क्या बोलते हैं स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग बोलते हैं। और आपकी स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग में कितने सिग्नल आएंगे उसे हम बोलते हैं स्पिन स्पिन मल्टीप्लिसिटी, कि जो मल्टीपल सिग्नल्स आ रहे हैं वो कितने होंगे, वो क्या कहलाती है हमारी स्पिन स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो यहाँ पर हमने देखा कि स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग क्या होती है। अब हम देखेंगे आपकी कि स्पिन स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बारे में, और इनको थोड़ा सा और एक दो एग्जांपल्स के साथ इसी तरह से डिस्कस करते हैं। हाँ जी, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं CH3 CH Br। हाँ जी, डाइब्रोमोइथेन का हम एग्जांपल ले रहे हैं। हमारे पास 1,1 डाइब्रोमोइथेन है, 1,1 डाइब्रोमोइथेन है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 टाइप के प्रोटॉन हैं, एक तो ये और दूसरे ये तीनों क्या है आपके इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं। तो यहाँ पर टोटल कितने सिग्नल्स आने चाहिए, 2 सिग्नल्स आने चाहिए। यहाँ पर ये जो आपका प्रोटॉन है जिसे हम ए प्रोटॉन बोलेंगे और इनको बोल देते हैं बी प्रोटॉन। हाँ जी, तो ए प्रोटॉन की वजह से क्या हो जाना चाहिए, हमारा एक सिग्नल आना चाहिए जो कि क्या होना चाहिए डीशिल्डेड रीजन में होना चाहिए, हाईली डीशिल्डेड होना चाहिए क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और वहीं पर अगर मैं बात करूं आपके बी प्रोटॉन्स की तो ये क्या होना चाहिए हाईली शील्डेड रीजन में होना चाहिए। तो होगा क्या कि हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे पास टोटल इस तरह से हमारे पास 2 सिग्नल्स आने चाहिए, एक सिंगल प्रोटॉन की वजह से जो कि क्या होगा डीशिल्डेड रीजन में, और 3 प्रोटॉन्स की वजह से शील्डेड रीजन में। उसके बाद अगर हम स्प्लिटिंग की बात करें तो स्प्लिटिंग की बात करें हम पहले बात कर लेते हैं आपके ए प्रोटॉन की, यानी कि जो ए है वो कितने प्रोटॉन्स कितनी स्प्लिटिंग होगी इसकी, यानी कि आगे कितनी पीक्स में स्प्लिट होगा ये। तो स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग की अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर इसके नेबरिंग में है 3 प्रोटॉन्स, इसके नेबरिंग में 3 प्रोटॉन्स हैं। तो इसके नेबरिंग में 3 प्रोटॉन्स हैं, हो सकता है वो तीनों ही आपके अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि हो सकता है कि वो उनमें से कोई एक ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, कोई एक ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो पहला भी हो सकता है, कोई एक ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो दूसरे वाला भी हो सकता है, कोई एक ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो क्या हो सकता है आपका थर्ड वन भी हो सकता है। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि तीनों सेम डायरेक्शन में, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि तीनों में से कोई एक ऑपोजिट डायरेक्शन में। नेक्स्ट है हमारे पास कि कोई 2 ऑपोजिट डायरेक्शन में, कोई 2 ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम ऐसे ही 3 पॉसिबिलिटीज यानी 3 इक्विवेलेंट कंडीशन ऐसे ही बनेगी। किस तरह से कि एक पहले वाला आपका सेम डायरेक्शन में, बाकी दोनों अपोज करें, पहले वाला आपका हो सकता है दूसरे वाला सेम डायरेक्शन में हो, बाकी दोनों अपोज करें, हो सकता है तीसरे वाला सेम डायरेक्शन में हो, बाकी दोनों अपोज करें। तो ये सब पॉसिबिलिटीज हैं। इसके अलावा एक और लास्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि तीनों ही अपोज करें। तो यहाँ हमारे पास टोटल ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं। हमें पता है इस केस में क्या होगा हाईली डिशिल्डेड रीजन होगा, ये क्या होगा शील्डेड रीजन होगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी कितनी आएगी 1, इसकी इंटेंसिटी 3, इसकी इंटेंसिटी 3, इसकी इंटेंसिटी 1। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है 4। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो आपका ए प्रोटॉन है वो क्या होगा वो स्प्लिट होगा 4 में। तो यानी कि यहाँ पर आपको टोटल 4 पीक्स नजर आएंगी और उनकी इंटेंसिटी क्या रहेगी 1 3 3 1। तो इंटेंसिटीज का हमें किस तरह से पता चलता है, इंटेंसिटीज का हमें पता चलता है आपके पॉसिबिलिटीज से, आपकी जो सिमिलर ओरिएंटेशन है उनसे। तो ओरिएंटेशन कितनी पॉसिबल है, ओरिएंटेशंस के टोटल हमारे पास 4 सेट पॉसिबल हैं, जिसकी वजह से हमारे सिग्नल्स कितने हो जाएंगे 4 सिग्नल्स आएंगे। किसकी वजह से ए प्रोटॉन के नेबरिंग प्रोटॉन्स की वजह से। तो हमने यहाँ पर देखा कि 3 प्रोटॉन्स की वजह से हमारे पास टोटल कितने सिग्नल्स आए 4। वहीं पर अगर मैं बात करूं इन प्रोटॉन्स की, इन तीनों प्रोटॉन्स के नेबरहुड में कितना प्रोटॉन है, एक ही प्रोटॉन है। या तो वो डायरेक्शन में जा सकता है या अपोज कर सकता है। तो डायरेक्शन में या अपोज कर सकता है तो यहाँ पर टोटल हमारे पास कितने सिग्नल्स आएंगे, यहाँ पर हमारे पास टोटल 2 सिग्नल्स आएंगे और दोनों की इंटेंसिटी क्या रहेगी 1:1। और यहाँ पर इंटेंसिटी क्या रहेगी 1:3:3:2।
1। ओरिएंटेशन की पॉसिबिलिटीज पर आपका क्या डिपेंड करता है? आपका डिपेंड करता है जो रेशियो है, इंटेंसिटी है, वो इन पर डिपेंड करता है। और हमने देखा जो नंबर ऑफ सिग्नल्स हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं? नेबरिंग प्रोटॉन पर। तो अगर मैं यहाँ से जनरलाइज करूं तो अगर आप पिछला एग्जाम्पल देखो जहां पर क्या था हमारे पास एग्जाम्पल, हाँ जी, तो हम अब तक 2 एग्जाम्पल कर चुके हैं, उनको हम जनरलाइज करके देखते हैं किस तरह से। फर्स्ट था हमारे पास CH2Br CHBr और दूसरा है अब हमारे पास CH3CHBr2। तो यहां पर हमने देखा था कि इस प्रोटॉन के कितने सिग्नल्स आए थे? 3। और इन प्रोटॉन्स के कितने सिग्नल्स आए थे? 2। सिमिलरली यहां पर भी कितने सिग्नल्स आए हैं? 2। और यहां पर कितने सिग्नल्स आए थे? 4। तो ये है हमारी ऑब्जर्वेशन कि ये जो प्रोटॉन है स्प्लिटिंग हुई किसकी वजह से है? नेबरिंग प्रोटॉन की वजह से। तो यहां पर स्प्लिटिंग कितनी हुई? 2 की। यहां पर स्प्लिटिंग कितनी हुई? 2 की। इसके नेबरहुड में कितने प्रोटॉन्स हैं? 1 प्रोटॉन है। इसके नेबरहुड में कितने प्रोटॉन्स हैं? 1 प्रोटॉन है। 1 प्रोटॉन की वजह से हमेशा 2 सिग्नल आ रहे हैं और 2 प्रोटॉन की वजह से 3 सिग्नल आ रहे हैं। तो मैं यहाँ से जनरलाइज कर सकती हूँ कि हमारे जो नंबर ऑफ सिग्नल्स हैं वो होते हैं n+1। क्या होते हैं? n+1। और यहाँ पर n क्या है? n है नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन्स। क्या है? नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन्स। तो जितने भी नेबरिंग प्रोटॉन्स होंगे उससे एक ज्यादा सिग्नल आ रहे हैं। किस तरह से? अगर मैं इसे यहाँ देखूं, इसके नेबरहुड में 1 प्रोटॉन था तो 2 सिग्नल, इसके नेबरहुड में 2 प्रोटॉन्स थे तो 3 सिग्नल, इसके नेबरहुड में 1 प्रोटॉन था तो 2 सिग्नल, इसके नेबरहुड में 3 प्रोटॉन्स थे तो 4 सिग्नल। दैट मीन जनरलाइज हमने यहाँ से क्या किया? n+1 रूल बोलते हैं इसको, कि नंबर ऑफ सिग्नल्स किस पर डिपेंड करेंगे? नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन्स पर। जितने नेबरिंग प्रोटॉन्स उससे ज्यादा एक सिग्नल। हाँ जी, दैट मीन्स n+1 रूल बोलते हैं इसको। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इंटेंसिटी की। ये तो बात हुई कि आपके नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इंटेंसिटीज की। जो आपकी इंटेंसिटी होती है सिग्नल्स की, उसे आपका ऑब्जर्व किया जाता है, उसे प्रिडिक्ट किया गया है 2 तरीके से, यानी कि उसको आप कह सकते हो रिमेंबर करने की कह सकते हो, या किसी तरह से भी आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो है आपका बाइनोमियल रूल, यानी कि 1+x⁴n रूल। 1+x⁴n रूल किस तरह से कि अगर आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो ये आपका नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन्स पर ही डिपेंड करेगा। मान लीजिए आपके नेबरहुड में कोई प्रोटॉन नहीं है, यानी कि 1+x⁴0, तो दैट मीन्स वहां पर सिर्फ एक ही सिग्नल आएगा जिसकी अपनी ही इंटेंसिटी होगी, यानी टोटल इंटेंसिटी उसी पर होगी। दूसरा मैं अगर बात करूं 1+x⁴1, दैट मीन्स वो क्या है? 1+x। तो यहाँ पर ये इनके कोफिशिएंट पर डिपेंड करता है। ये तो कोफिशिएंट खुद ही है तो 1। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? 1। तो इसकी रेशो क्या रहेगी? 1:1। यानी कि अगर आपके नेबरहुड में 1 प्रोटॉन है तो उसकी वजह से जो स्प्लिटिंग होगी उसकी जो इंटेंसिटीज होंगी वो क्या रहेंगी? 1:1। वहीं पर अगर मैं बात करूं 1+x⁴2, तो ये क्या हो जाएगा? 1+2x+x²। हाँ जी, तो यहाँ से अगर मैं इंटेंसिटीज देखो, कोफिशिएंट लेना है आपको 1, 2 and 1, 1, 2 and 1, तो इंटेंसिटीज क्या रहेंगी? 1:2:1 रहेगी। सिमिलरली 1+x⁴3 अगर मैं बात करूं तो मेरे पास आ जाएगा 1+3x+3x² तो यहाँ से अगर मैं इंटेंसिटी देखूं 1:3:3:1। तो दैट मीन्स अगर हमारे पास एक सिंगल सिग्नल आता है उसे हम पहली बात तो बोलेंगे सिंगलेट। क्या बोलेंगे? सिंगलेट। और उसकी इंटेंसिटी क्या रहेगी? 1। और अगर डबलेट आता है तो डबलेट में दोनों ही पीक्स की इंटेंसिटी क्या रहती है? 1:1। और अगर आपके पास ट्रिपलेट आ रहा है, यानी कि नेबरहुड में अगर आपके 2 प्रोटॉन्स हैं तो ट्रिपलेट आएगा, तो उस ट्रिपलेट की इंटेंसिटीज क्या रहेंगी? 1:2:1। ऐसे ही अगर आपके पास क्वाड्रेट है तो क्वाड्रेट की आपकी इंटेंसिटीज क्या रहेंगी? 1:3:3:1। तो ये तो था एक तरीका। दूसरा हमारे पास है पास्कल ट्रायंगल या फिर पास्कल ट्री उसे बोलते हैं। बचपन में हम ये सब करते थे, वहां से ही हमारे पास ये बहुत सिंपल तरीका है। हमारे पास पास्कल ट्रायंगल, ये हमारी क्या बताता है? इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल्स बताता है। क्या है पास्कल ट्रायंगल?
हाँ जी, ये 1 है आपके पास, सिमिलरली इधर भी 1 and 1। इसके बाद आपको सिंपली करना क्या है, 1 + 1 2, लास्ट में इधर 1 and 1। सिमिलरली 1 + 1 2 + 1 3, 2 + 1 3, उसे इनके बीच में रखो और बाकी साइड में वही 1 and 1। हाँ जी, 3 + 1 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4 और लास्ट में वही 1 and 1। हाँ जी, सिमिलरली 1 + 4 5, 6 + 4 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5 and similarly 1 and 1। दैट मीन्स क्या रहेगा, सिंगलेट है तो 1:1, डबलेट है तो 1:1, सॉरी सिंगलेट है तो 1, डबलेट है तो 1:1, ट्रिपलेट है 1:2:1, क्वार्टेट है 1:3:3:1 और अब वहीं पर अगर आपका पेंटेट है तो 1:4:6:4:1। ये आपकी पीक्स की इंटेंसिटी रहेगी। ऐसे ही आप इसे आगे भी बढ़ा सकते हो। तो ये आपका पास्कल ट्रायंगल हमें क्या बताता है, इंटेंसिटी ऑफ पीक्स बताता है। तो हमने देखा कि स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग क्या होती है, कि किस तरह से आपकी जो पीक्स हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं। हाँ जी, दूसरा हमने देखा कि रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ पीक। तो ये सब था हमारा स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग के बारे में। ये आपकी जनरल बातें थी कुछ स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।